नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने एवीएफएम के मॉड्यूल सी के सभी कंटेंट को, चाहे फार्मूला हो चाहे थ्योरी हो, सभी को हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे इस पार्टिकुलर पीडीएफ के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगले 50 से 60 मिनट में मैं आपको पूरा मॉड्यूल सी रिवाइज करवा दूंगा। सारे पॉइंट को कंसाइज फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया इस पार्टिकुलर पीडीएफ के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन जो है कंपनी के फाइनेंशियल वर्थ को एसेस करता है। अब जहाँ तक बात है वैल्यू की, तो वैल्यू में दोस्तों बुक वैल्यू आता है और एक मार्केट वैल्यू आता है। बुक वैल्यू आता है फाइनेंशियल से और मार्केट वैल्यू आता है मार्केट एनालिसिस से। इंटरप्राइज वैल्यू पे दोस्तों पिछले बार एक केस स्टडी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा जाइए अच्छे से। तो इंटरप्राइज वैल्यू के अंदर डेप्ट आता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी का वर्थ निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी वैल्यू प्लस डेप्ट माइनस कैश, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेप्ट को भी इंक्लूड कर रखा है। तो इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है इक्विटी वैल्यू प्लस डेप्ट माइनस कैश। दोस्तों, बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल जो है स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट असेसमेंट में बहुत हेल्पफुल मददगार रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम है कि हम शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमाइज करें। मैनेजर को अकाउंटेबल माना जाता है शेयर होल्डर के वैल्यू के लिए। वैल्यूएशन जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पहले हाईली टेक्निकल था, लेकिन अब बहुत क्रूशियल है मैनेजर के लिए आज के ग्लोबलाइज्ड बिजनेस में। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, स्ट्रेटजिक एलियंस हो गया। ये सभी चीज़ें जो है वैल्यूएशन की नीड को एम्फसाइज करते हैं, जोर डालते हैं इस पर। दोस्तों, फेयर मार्केट वैल्यू बहुत क्रूशियल है। ये होता क्या है, इसको डिफाइन किया जाता है प्राइस बिटवीन द विलिंग इन्फॉर्म बायर एंड द सेलर। ठीक है, तो बायर और सेलर के बीच में जो प्राइस होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। आईवीएस पे दोस्तों केस स्टडी था पिछली बार। आईवीएस का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। ये ग्लोबल वैल्यूएशन प्रोफेशनल को गाइड करता है कंसिस्टेंसी के पर्पज से। अब देखिए, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में जो अप्रोच है उसमें सबसे पहला आता है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में आप रिसेंट ट्रांजेक्शन को कंपेयर करते हैं, और दूसरा जो अप्रोच आता है उसे हम लोग इनकम अप्रोच कहते हैं। इनकम अप्रोच में आप फ्यूचर अर्निंग या कैश फ्लो को इवेल्युएट करते हैं। दोस्तों, कॉस्ट अप्रोच जो है, सॉरी मैं कॉस्ट अप्रोच बोल रहा हूँ। कॉस्ट अप्रोच किसी फर्म को वैल्यू करता है बेस्ड ऑन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफएमवी बोलते हैं। यानी उस कंपनी का जितना भी, एक फर्म का जितना भी नेट एसेट है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पे कॉस्ट अप्रोच वैल्यूएशन करता है किसी फर्म का। तो ये जो कॉस्ट अप्रोच है ये यूजफुल होता है एसेट इंटेंसिव या ट्रबल्ड बिजनेस के लिए। कॉस्ट अप्रोच फुली रिलाई करता है इस प्रीमाइसेस पे कि फर्म का वैल्यू एसेस किया जाएगा कॉस्ट के माध्यम से, कितना कॉस्ट लग रहा है रिबिल्ड करने में, रिप्लेस करने में, इस पर रिलाई करता है कॉस्ट अप्रोच। दोस्तों, वैल्यूएशन अप्रोच का जो क्राइटेरिया है, वैल्यूएशन अप्रोच को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, इसके अंदर रिलेवेंट बेसिस चाहिए वैल्यू का, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस का, डाटा एक्सेसिबिलिटी का। जो हमारे वैल्यूअर हैं वो मल्टीपल अप्रोच को यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी के लिए, खासकर डेटा इनसफिशिएंसी सिचुएशन में। 4 प्राइमरी वैल्यूएशन मेथड होते हैं। पहला है एडजस्टेड बुक वैल्यू, दूसरा है स्टॉक एंड डेप्ट, तीसरा है डायरेक्ट कंपैरिजन, चौथा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये 4 प्राइमरी वैल्यूएशन मेथड होते हैं, याद रख लीजिए नाम इसका। जिस देखिए दोस्तों, ये जो एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच है ये कंपनी के बैलेंस शीट पर रिलाई करता है वैल्यूएशन के पर्पज़ से। जो हमारा 2 मेथड है जो कि स्टॉक ऑफ डेप्ट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टर का जो क्लेम है उसका डायरेक्ट टैली किया जाता है ताकि टोटल एसेट पता लगा सके, और जो हमारा नॉन इन्वेस्टर क्लेम है उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब देखिए, आपकी बुक में ना एब्स्ट्रैक्ट लिमिटेड बैलेंस शीट को एग्जांपल दिया हुआ है जो कि कैलकुलेशन प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। दोस्तों, मैं अभी कैलकुलेशन प्रोसेस में नहीं जा रहा क्योंकि इट इज़ क्वाइट लेंदी, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू योर बुक एंड यू कैन जस्ट लर्न इट फ्रॉम देयर दैट व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट लिमिट बैलेंस शीट मेथड। दोस्तों, ये जो इन्वेस्टर क्लेम है, ये इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच है, ये शेयर होल्डर की इक्विटी को और रिजर्व्स को, इन दोनों को ऐड करता है। याद रख लीजिएगा, इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच। एसेट और लायबिलिटी अप्रोच क्या करता है, करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करता है टोटल एसेट से वैल्यूएशन पर्पस के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास कुछ अप्रोच है, इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच, फिर एडजस्टेड एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच। दोस्तों, बुक वैल्यू कितना प्रिसाइज है ये इस बात पे निर्भर करेगा कि मार्केट वैल्यू का कितना एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेशन है। डिस्क्रिपेंसीज कब आता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिस्क्रिपेंसीज कब आता है, इन्फ्लेशन के कारण आएगा, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस के कारण आएगा, अनअकाउंटेड ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल के कारण आएगा। आप बुक वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे बुक वैल्यू को, आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसीडर कीजिए एक्यूरेट वैल्यूएशन के लिए। तो एक्यूरेट वैल्यूएशन का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसे आप कंसीडर कीजिए और इस प्रकार से आप बुक वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैश वैल्यू जो है
वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। और जो रिसीवेबल वैल्यू होता है वो आपके फेस वैल्यू पे बेस्ड होता है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये प्रोविज़न लें क्रेडिट वर्दिनेस के लिए। स्टॉक को स्टॉक वैल्यूएशन किया जाता है रिसेंट एक्विजिशन कॉस्ट के बेसिस पे या सेलिंग प्राइस के बेसिस पे अलग अलग इन्वेंट्री टाइप के लिए। जो हमारे फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री होते हैं वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लेते हैं एंटिसिपेटेड सेल प्राइस से। दूसरे करंट एसेट हो गए जैसे कि डिपॉजिट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इस सभी को हम लोग बुक वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको पता होगा कि डिपॉजिट, प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस पहले ही दे चुका है, तो ये सभी हमारे करंट एसेट हैं। दोस्तों टेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी आता है। वैल्यूएशन मेथड मार्केट प्राइस को कंसीडर करेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंसीडर करेगा। जो हमारे इनटेंजिबल एसेट है जैसे कि पेटेंट हो गया, इनका वैल्यूएशन किया जाता है बुक वैल्यू जैसे फैक्टर्स पे। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट है जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनको ट्रू मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाता है। दोस्तों जो हमारा लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच होता है ये आपको एक्यूरेट मार्केट वैल्यू प्रोवाइड करेगा कुछ सिचुएशन में। ये जो लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल को और वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, और ये कंपनी को वैल्यू करेगा सेपरेट एसेट के रूप में। हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच की। ये प्रोवाइड करेगा आपको एक्यूरेट मार्केट ये आपको एक्यूरेट मार्केट वैल्यू प्रोवाइड करेगा कुछ सिचुएशन में, और ये ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल को इग्नोर करेगा और कंपनी को वैल्यू करेगा एक सेपरेट एसेट के रूप में। जो हमारा अनएडजस्टेड बुक वैल्यू होता है ये कभी एप्लीकेबल नहीं होता है, और एडजस्टेड बुक वैल्यू ही मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है। जो हमारा स्टॉक और डेप्ट अप्रोच है ये वर्थ को कैलकुलेट करेगा मार्केट वैल्यू को जोड़कर। जो किसका मार्केट वैल्यू होता है, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ का। तो जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज है उसके मार्केट वैल्यू को पब्लिक एक्सचेंज में जोड़कर हमारा जो स्टॉक और डेप्ट अप्रोच है ये वर्थ को कैलकुलेट करता है। दोस्तों मार्केट बेस्ड अप्रोच एज्यूम करता है एफिशिएंट अनबाइस्ड एसेट प्राइसिंग। स्टॉक और डेप्ट अप्रोच कंपनी को वैल्यू देता है सिक्योरिटी के मार्केट प्राइस की बेसिस पर। तो याद रख लीजिएगा कि ये स्टॉक और डेप्ट अप्रोच किस बेसिस पे कंपनी को वैल्यूएशन देगा, यूजिंग मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों कंट्रोवर्सीज़ है कि हम किस डेट के स्टॉक प्राइस को यूज़ करें या एवरेजिंग करें वैल्यूएशन के पर्पज़ के लिए, इस पर अभी भी कंट्रोवर्सी है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि किसी भी एवरेजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि मार्केट सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करे देन यू नीड नॉट टू डू एनी एवरेजिंग। जो हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच है ये प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर वैल्यूएशन के सिद्धांत पे रिलाई करता है। सब्स्टिट्यूशन फॉर वैल्यूएशन दोस्तों एनालिस्ट सिमिलर बिजनेस को सर्च करते हैं, अपने एस्टिमेट को बेस्ड रखते हैं उनके मार्केट प्राइस पे, और फर्दर वो एडजस्ट करते हैं। 3 स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले हाईएस्ट और बेस्ट यूज को पता कीजिए, कंपेरेबल सेल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और फाइनली आप उसे एडजस्ट कीजिए। दोस्तों मेथड सबसे अच्छा काम करता है क्लोजली कंपेरेबल एट्रीब्यूट से, आपके एडजस्टमेंट को कम करता है, और ये जितना एडजस्टमेंट कम होगा उतना एक्यूरेसी आपका इंश्योर होगा। मार्केट बेस्ड अप्रोच एज्यूम करता है कि हमारा जो एसेट प्राइसिंग है वो अनबाइस्ड रहे, उसमें कोई बाइसनेस नहीं हो एसेट प्राइसिंग में, मार्केट एफिशिएंसी के माध्यम से। जो हमारा स्टॉक और डेप्ट अप्रोच है ये कंपनी के वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। हमारा इक्विटी और डेप्ट, देखिए इक्विटी हो गया एक तरफ, डेप्ट हो गया एक तरफ, इनका जो मार्केट प्राइस है उसे कंबाइन कर लीजिए। इसके बेसिस पे स्टॉक और डेप्ट अप्रोच कंपनी के वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि ये पार्टिकुलर कंपनी का क्या वैल्यू है। कैसे कैलकुलेट करेगा? इक्विटी और डेप्ट का जो मार्केट प्राइस है उसे कंबाइन करके। कंट्रोवर्सी अराइज होता है कि आप सिंगल डेट के स्टॉक प्राइस को यूज करें या एवरेजिंग करें वैल्यूएशन के लिए, मैंने पहले ही बताया है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई एवरेजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का किस पे रिलाई करता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया आपको। एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं वैल्यू को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ कंपेरेबल बिजनेस। मतलब आपको किसी चीज़ का वैल्यूएशन करना है तो आप देखेंगे ना कि उससे सिमिलर जो बिजनेस है उसमें क्या प्राइस चल रहा है, उसी बेसिस पे ना आप इसका प्राइस डालेंगे। तो दोस्तों 3 स्टेप होता है डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच में। पहला होता है कि आप हाईएस्ट और बेस्ट यूज को डिटरमाइन कीजिए, दूसरा होता है कि आप सिमिलर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कीजिए, और तीसरा होता है कि आप वैल्यू को एडजस्ट कीजिए। ये 3 स्टेप्स होते हैं। ये जो हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है ना, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसमें क्लोजली कंपेरेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसमें आपको कम से कम एडजस्टमेंट चाहिए एक्यूरेसी के लिए, और आप यूनिट प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच में टाइम एडजस्टमेंट पहले किया जाएगा और बाकी एडजस्टमेंट बाद में किया जाएगा। वैल्यूएशन की स्टेप की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का बेस्ट यूज पता कीजिए, कंपेरेबल सेल्स पता कीजिए, और फिर कुछ एडजस्टमेंट कीजिए। कंपेरेबल सेल्स में क्या होगा कि कंपेरेबल सेल कैसे पता करेंगे? तो सिमिलर यूज हो, सिमिलर लोकेशन हो, सिमिलर एमिनिटीज़ हो, तभी
तभी तो आप वैल्यूएशन को एक्यूरेटली कर पाएंगे। दोस्तों एनालिस्ट मल्टीपल्स को यूज करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के लिए, और जो हमारा डिफरेंसेस होता है ना उसे एडजस्ट करते हैं अपने पीर ग्रुप में। दोस्तों फाइनल स्टेज के अंदर एडजस्टमेंट होता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी क्वालिटी, प्रॉपर्टी का क्या क्वालिटी है, और एनालिस्ट जो है कंट्रोल करते हैं अलग अलग। अब देखिए कुछ मेथड्स है, जैसे कि मैं आपको पीजी रेशियो बताऊं, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बताऊं, तो ये सभी मेथड्स है जिसके थ्रू एनालिस्ट कंट्रोल करते हैं डिफरेंसेस को। एडजस्टमेंट के अंदर साइज आएगा, फॉर्म आएगा, टोपोग्राफी आएगा, फैसिलिटीज आएगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर मल्टीपल रेग्रेशन होता है, बार बार रेग्रेशन करवाया जाता है ताकि आप मल्टीपल और फंडामेंटल फैक्टर्स को कंपेयर कर सकें। जैसे कि आप देखिए वैल्यूअर ने क्या किया कि रिसेंटली 4 बेडरूम फ्लैट यानी 4 BHK फ्लैट बेचा 7 करोड़ में, और ये कंपेरेबल प्रॉपर्टी के लिए बेचा। तो दोस्तों कंपेरेबल प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एडजस्टमेंट है, उसे हम लोग कंसीडर करते हैं। फ्रेंड्स यदि आप भी एक ऐसे कोर्स को सर्च कर रहे हैं जहाँ पे आपको AVFM के सारे कंसेप्ट क्विकली रिवाइज हो जाए, तो आप सही जगह पे हैं। हमारे पास AVM का कैप्सूल कोर्स है आपके लिए। इस कैप्सूल कोर्स में रिवीजन के लिए आपको 1-लाइनर PDF, कैप्सूल PDF और दोस्तों आपको इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इसके अलावा मैं आपको फॉर्मूला PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको क्विक रिवीजन सेशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ मॉड्यूल वाइज। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपके पास डेली क्विजेस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप सिलेबस देख सकते हैं किस प्रकार का सवाल पूछा गया था पिछले साल में। ये सब ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन ₹175। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, और फिर जाके आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बात कर रहे थे एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो एडजस्टमेंट से क्या होता है कि आपका सुपेरियर फीचर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कंपेरेबल प्रॉपर्टी है, दोनों पे जानकारी बहुत ज़रूरी है एक्यूरेट वैल्यूएशन के लिए। जो हमारा एडजस्टेड वैल्यू होता है सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, एडजस्टेड वैल्यू को कैसे पता लगाते हैं, हम एडजस्टमेंट को ऐड करते हैं कंपेरेबल सेल प्राइस में। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है बुक में जो कि आपको सिंप्लिसिटी और स्पीड ऑफ डायरेक्ट कंपेरिजन अप्रोच को बताएगा। तो सिंपल मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं किसी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए, जिसमें आप कंपनी के एनालिसिस को कंपेयर करेंगे। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के अंदर आपका डिटेल एनालिसिस होता है इकोनॉमिक का, इंडस्ट्री का और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर का। दोस्तों जो हमारा कंपेरेबल कंपनी मेथड होता है, ये स्टार्ट होता है सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हम लोग जीडीपी को इवैल्यूएट करते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर फाइनली हम लोग का इंडस्ट्रियल आउटपुट। ये तीन चीज़ों से हमारा कंपेरेबल कंपनी मेथड स्टार्ट होता है। दोस्तों सेक्टर एनालिसिस फॉलो किया जाएगा, आप इंडस्ट्री के पोजीशन को कंसीडर करेंगे, लाइफ साइकिल को देखेंगे। दोस्तों कंपनी एनालिसिस जो है ना वो कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग को कवर करेगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल। आप कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करेंगे किस बेसिस पे? बिजनेस लाइन बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे, स्केल के बेसिस पे। जो कंपेरेबल कंपनीज होंगी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एनालाइज करेंगे। कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। जो कॉमन मल्टीपल यूज होता है उसका नाम सुन लीजिए। सबसे पहले है एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल, दूसरा है कंपनी वैल्यू टू EBIT, तीसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा सबका। लास्ट स्टेज ये होता है कि आप आपका जो सब्जेक्ट कंपनी है उसे प्लेस करते हैं इन रिलेशन टू द कंपेरेबल कंपनी, यानी जो कंपेरेबल कंपनी है उसके रिलेशन में आप अपने सब्जेक्ट कंपनी को प्लेस करते हैं और सारे मल्टीपल्स को अप्लाई करते हैं। तो जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि क्या सब्जेक्ट कंपनी कंपेरेबल के बीच में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मल्टीपल वैल्यू एस्टिमेशन को आप एवरेज कर सकते हैं या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या वेटेड एवरेज मेथड से। दोस्तों डायरेक्ट कंपटीशन जो है ना इसमें ड्रॉबैक ये है कि कुछ बाइसनेस आने की संभावनाएं रहती हैं और मैनिपुलेट भी सीख किया जा सकता है। और मल्टीपल्स जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि रिस्क और ग्रोथ अलग अलग होता है। दोस्तों जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ये प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है, DCF शॉर्ट में बोलते हैं इसे। तो DCF जो है ना डिस्काउंट रेट को यूज करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे। अब दोस्तों ये DCF काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है ताकि इन्वेस्टमेंट को और एक्विजिशन को एक्सेस कर सके। इसका फॉर्मूला होता है, आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो पता ही होगा, समेशन ऑफ CT, T यहाँ पे सफिक्स के रूप में है, CT हो गया कैश, 1 डिवाइडेड बाई 1 R होल टू द पावर T। R है डिस्काउंट रेट, T है टाइम पीरियड। इसी का समेशन ले लीजिए तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा किसी कैश फ्लो का। तो फ्रेंड्स DCF मेथड जो है ना वैल्यूएशन का, जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, ये इसमें कैपिटल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रोजेक्ट जैसा नहीं होता है ये, फर्म के पास इंडेफिनिट कैश फ्लो प्रोजेक्शन होता है, राइट। प्रोजेक्ट में तो डेफिनिट होता है लेकिन फर्म के पास इंडेफिनिट
डेफिनेट कैश फ्लो प्रोजेक्शन होता है। तो कंपनी के वैल्यूएशन को आप फोरकास्ट और पोस्ट फोरकास्ट पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर टू पीरियड, फर्स्ट इज द फोरकास्ट पीरियड एंड सेकेंड इज द पोस्ट फोरकास्ट पीरियड। दोस्तों एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड का जो टिपिकली टाइम होता है ना वो 5 से लेकर 15 साल तक का होता है, और हमारे एनुअल कैश फ्लो को फोरकास्ट करने में सिग्निफिकेंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है इस पीरियड के दौरान। दोस्तों क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है DCF अप्रोच में? पहला, आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट कीजिए, WACC कैलकुलेट कीजिए, एक्सप्लिसिट फोरकास्ट कीजिए, टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, एंड देन यू हैव टू डू द फाइनल वैल्यूएशन। दोस्तों इन्वेस्टेड कैपिटल ऑपरेटेड, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल के अंदर सबसे पहले फंड आएगा शेयर होल्डर से, लैंडर से फंड आएगा, किस चीज़ के लिए? ऑपरेटिंग एसेट के लिए। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को हम लोग टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल में जोड़ देंगे, ठीक है। तो नहीं, देखिए क्या कर रहा है कि ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को जोड़ देंगे ताकि हमें टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल मिल जाए। और ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? आप नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल एसेट से माइनस, ध्यान दीजिए, एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल एसेट, वर्किंग कैपिटल एसेट में से आपके जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज हैं, कुछ लायबिलिटीज ऐसे होंगे ना जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो उसको आपको माइनस कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको निकालना है ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में से जो आपके पास टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट है उसमें से आप जो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी को यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। NOPLAT होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। इसको कैलकुलेट किया जाता है EBIT माइनस टैक्स ऑन EBIT, यानी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप जो भी टैक्स आप दे रहे हैं EBIT पे उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको NOPLAT मिल जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। EBIT बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका ऑपरेटिंग इनकम टैक्स से पहले, और ये आपका जो इंटरेस्ट पे खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्सक्लूड करता है, राइट। तो दोस्तों EBIT पे जो टैक्स है ना उसमें इनकम टैक्स कंसीडर किया जाता है जो कि आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है, आपका जो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है उसे कंसीडर किया जाता है। ROIC क्या होता है? ROIC का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इसको आप यदि निकालना चाहेंगे तो NOPLAT को नोमिनेटर में डाल दीजिए और आपका जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए तो आपको ROIC मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ROIC निकालने के लिए NOPLAT को नोमिनेटर में लिख देना है और आपका जो भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो आपका देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है ROIC के कैलकुलेशन के लिए। ROIC आपको एक प्रिसाइज इंडिकेटर प्रोवाइड करेगा किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपका जो कितना खर्चा हो रहा है उसको आप कुमुलेटिव खर्चा जो हो रहा है करंट और नॉन करंट एसेट पे। सो वॉट एवर expenditure is there on current and non-current asset, if you add all of them, this will give you your gross investment. तो डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट आएगा विच इज़ नॉट पेड इन कैश, कुछ खर्चा होगा ना जो कि आप कैश से पे नहीं करेंगे, वो हमारा डेप्रिसिएशन में आता है। अब तो आपने देख लिया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट का निकालना है यदि आपको तो आप देख लीजिए कि साल के अंतिम में कितना एसेट बचा है और साल के शुरुआत में कितना एसेट था, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट होगा। फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो को हम लोग बोले FCF भी बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है कि आपके पास जो टैक्स के बाद का जो कैश फ्लो होता है ना किसी कंपनी के ऑपरेशन से, इसको निकालना है ना FCF को, तो NOPLAT में से जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको FCF मिल जाएगा। FCF को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ग्रॉस कैश फ्लो है उसमें से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें तो हमें FCF मिल जाएगा। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एस्टिमेट करना, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न पता लगाते हैं, इन्वेस्टर को कितना रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट है अपने कैपिटल के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि आपका जो बहुत सारा कैपिटल का सोर्स है उसका जो वेटेड एवरेज होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसके अंदर नॉमिनल टर्म्स आते हैं, पोस्ट टैक्स कॉम्पिटिशन्स आएंगे और मार्केट वैल्यू वेट आएगा हर एक फाइनेंशियल कंपोनेंट के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रत्येक कैपिटल सोर्स के प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई कीजिए और तब जाके आप कॉस्ट को और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंप्यूट कीजिए। जो हमारा WACC होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, इसको आप एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। ये एवरेज होता है बहुत सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कि रिप्रेजेंट करेगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। यानी दोस्तों आप एडिशनल कैपिटल रेज करना चाह रहे हैं तो उसका कितना कॉस्ट है वो हमें WACC बताएगा। तो WACC में सबसे पहले RD आता है, RD होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दूसरा होता है RP होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तीसरा होता है RE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इन सभी को वेट करते हैं इनके प्रपोर्शन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी इनका कितना प्रपोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में, इन सभी से वेट किया जाता है तब जाके आपको WACC मिलेगा।
समझिए। तो WCC का फॉर्मूला क्या हो गया, WD इंटू RD प्लस WP इंटू RP प्लस WE इंटू RE। WD WP WE क्या है ये समझ में आ गया ना, इनका प्रोपोर्शन है। और RP RD और RE क्या है ये समझ में आ गया। RD है टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, RP है प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट और RE है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। दोस्तों परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करना है, इसके अंदर आप एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड को कंसिडर को सेलेक्ट करेंगे, एक स्ट्रेटजिक विजन को डेवलप करेंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे फाइनेंशियल फोरकास्ट में। कंपनी के वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो आप सबसे पहले कि ये पता कीजिए कि फ्यूचर कैश फ्लो का जो हमारे पास जो एंटिसिपेटेड फ्यूचर कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। और एसेट को आप लोग सेटू एसेट यानी एग्जिस्टिंग एसेट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ ग्रोथ एसेट होता है जो कि हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। वैल्यूएशन के अंदर आप कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड एंड आफ्टर इट। एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड के बाद कंपनी के पास एसेट हो सकता है जिसमें रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम हो। जो 3 वैल्यूएशन मेथड होते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे पहला होता है कंटिन्यूइंग वैल्यू जो कि एंटिसिपेटेड कैश फ्लो को रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा होता है लिक्विडेशन वैल्यू जो कि कंसीडर करता है एंडिंग द प्रोजेक्ट। और लास्ट होता है डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू, ये हाईएस्ट ऑफर होता है किसी इन्वेस्टर से। ये जो डिसीजन है कंटिन्यू करने का, लिक्विडेट करने का या सेल करने का, ये डिपेंड करता है कि इन तीनों वैल्यू में से सबसे हाईएस्ट क्या है। दोस्तों कंटिन्यूइंग वैल्यू जो है वर्किंग ये जस्टिफाई करता है कि हम प्रोजेक्ट पे काम करें चाहे वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम ही जनरेट क्यों ना करें। एस्टिमेटिंग कंटिन्यूइंग वैल्यू, इसके अंदर आप कैश फ्लो को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ग्रोइंग कैश फ्लो, ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो आएगा या नॉन कैश फ्लो आएगा जिसके अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइस, PBIT रेशियो, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो मेथड्स आते हैं। कैश फ्लो मेथड एज्यूम करता है कि आपके जो फोरकास्ट पीरियड है ना उसके बाद आपका ग्रोथ एकदम कांस्टेंट होगा, यही होता है हमारा कैश फ्लो मेथड। ये एज्यूम क्या करता है कि फोरकास्ट पीरियड के बाद जो ग्रोथ होगा आपका एकदम कांस्टेंट होगा। वैल्यू ड्राइवर मेथड जो है कंटिन्यूटी वैल्यू को एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ड्राइवर। अब देखिए हम लोग आगे यूनिट में हम लोग नॉन कैश फ्लो मेथड की बात करेंगे। कंटिन्यूइंग वैल्यू के लिए जो राइजिंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी मेथड ये बहुत कॉमन है। आपका जो इस मेथड का जो हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है वो है WACC और दूसरा है कांस्टेंट ग्रोथ रेट। जो फाइनल जो सबसे लास्ट स्टेप होता है, आप क्या करते हैं कि आपका जो एक्सप्लिसिट फोरकास्ट कैश फ्लो है उसके प्रेजेंट वैल्यू को कंबाइन करेंगे, कंटिन्यूइंग वैल्यू को कंबाइन करेंगे। दोस्तों वैल्यूएशन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें एनालिस्ट के एजम्पशन को के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है और एक आपको एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा। इनएक्यूरेसी का भी इनएक्यूरेसी भी होने का संभावना रहता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन एक फंडामेंटल होता है बहुत सारे वैल्यूएशन मेथड का। इसमें प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट पे विश्वास रखते हैं और इसमें आप एसेट वैल्यू को इक्वेट करते हैं सम ऑफ प्रेजेंट, आपका जो प्रेडिक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है उसके सम से इक्वेट करते हैं एसेट के वैल्यू को। DCF का एम है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू को पता लगाइए, ये एसेट के ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, एक न्यूट्रल एनालिस्ट का इवैल्यूएशन होता है जो कि एक्यूरेट कैश फ्लो एस्टिमेट को कंसीडर करेगा। DCF मॉडल वेरी कर सकता है लेकिन फंडामेंटल फैक्टर सेम रहेगा। DCF का जो वैल्यूएशन है इसमें आपको इनपुट चाहिए, इनपुट के रूप में आपका प्रेडिक्टेड कैश फ्लो चाहिए, डिस्काउंट रेट चाहिए, कैश फ्लो ग्रोथ रेट चाहिए। दोस्तों इक्विटी कैश फ्लो डिविडेंड हो सकता है या फ्री कैश फ्लो हो सकता है, FCF भी हो सकता है, ठीक है, या FCFF भी हो सकता है। FCFF क्या होता है, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। डिस्काउंट रेट बोलें या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलें, ये आपको बताता है कि फ्यूचर कैश फ्लो के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क कंपोनेंट के अंदर डिफॉल्ट रिस्क आ सकता है जो कि आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो सकता है या एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का डिफरेंस भी आ सकता है आपके रिस्क कंपोनेंट के अंदर। दोस्तों फ्यूचर कैश फ्लो को इवैल्यूएट करना, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग करवाते हैं एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट से। जो हमारे DCF में जो डिस्काउंट रेट होता है ना वो रिस्क को रिफ्लेक्ट करेंगे, मार्केट रिस्क की है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर रिस्क प्रीमियम भी आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट को एवरेज करता है और इनको इनके मार्केट वैल्यू से वेट करवाता है, बुक वैल्यू से वेट नहीं करवाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ डेप्ट है इनका वेटेड एवरेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट वैल्यू। दोस्तों एस्टिमेटिंग ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन चाहिए। एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन बहुत क्रूशियल है। जो हमारे एनालिस्ट होते हैं वो अनसर्टिनिटी फेस करते हैं फ्यूचर ग्रोथ को एस्टिमेट करने में। ग्रोथ को एस्टिमेट करने में सोर्स के अंदर आपका मैनेजमेंट एस्टिमेट आएगा, कंसेंसस एस्टिमेट आएगा, सर्वे आएगा। जो हमारा इनहेरेंट बाइसेस होता है मैनेजमेंट में और कंसेंसस एस्टिमेट में, सर्वे आपको इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को प्रोवाइड करेगा। ग्रोथ पैटर्न अप्रोच की बात करें तो पहला होता है स्टेबल ग्रोथ, दूसरा होता है 2 स्टेज ग्रोथ, तीसरा होता है 3 स्टेज ग्रोथ या N स्टेज मॉडल। दोस्तों ग्रोथ पैटर्न का क्राइटेरिया क्या होता है, तो करंट इंक्रीज इन अर्निंग, रेट ऑफ एक्सपेंशन, इसे आप स्टेबल, मॉडरेट या हाई ग्रोथ में कैटेगराइज कर सकते हैं। मॉडल की बात करें तो स्टेडी स्टेट होता है स्टेबल ग्रोथ के लिए, 2 स्टेज होता है मॉडरेट ग्रोथ के लिए, 3 स्टेज होता है हाई ग्रोथ कंपनी के लिए।
दोस्तों हायर एक्सपेक्टेड ग्रोथ सोर्स की बात करें तो ब्रॉड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या लीगल बैरियर। 2 स्टेज ग्रोथ प्रोसेस में क्या होता है कि ये हायर ग्रोथ होता है, इसके अलावा इसके बाद एक स्टेबल रेट का ग्रोथ होता है। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट जो है कॉम्पिटिटिव एज के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस एंड एंट्री बैरियर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे कि ब्रांड नेम, ये सभी आपके ग्रोथ को लंबे समय तक सस्टेन करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट जो है आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के इरोजन को कम कर सकता है लेकिन प्रिवेंट नहीं कर सकता। इंटरप्राइज डीसीएफ मॉडल की बात करें तो ये आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अप्लाई करता है एफसीएफ में। एफसीएफ क्या होता है? फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। जो ये हमारा इंटरप्राइज डीसीएफ मॉडल है, तो देखिए डीसीएफ मॉडल में सबसे पहले इंटरप्राइज डीसीएफ मॉडल आता है, दूसरा आता है इक्विटी डीसीएफ मॉडल। ये क्या करता है कि ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है ना, ये कंसीडर करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिस्काउंटिंग। तो जो हमारा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होता है, इक्विटी मॉडल है, ये कंसीडर करता है कि इक्विटी का क्या कॉस्ट है ताकि आप फ्री कैश फ्लो को डिस्काउंट कर पाएँ टू द इक्विटी। ईपीवी मॉडल होता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मैथ मॉडल। ये आपके अनलीवर्ड इक्विटी कैश फ्लो को डिस्काउंट करेगा अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। जो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स है उसे ऐड करेगा टू एस्टिमेट, ताकि आप एस्टिमेट कर पाएँ कि आपके अनलीवर्ड इक्विटी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल क्या करता है? आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट स्ट्रीम को डिस्काउंट करेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। डीडीएम होता है, ये आपके इक्विटी शेयर को वैल्यू करेगा बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, यानी जो आपकी जो फ्यूचर डिविडेंड आने वाले हैं उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उस बेसिस पे इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन होता है डीडीएम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एज्यूम करता है कि डिविडेंड जो है फिक्स रेट जी से इंक्रीज होगा। तो यदि आपको फेयर प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा D1 टाइम्स R माइनस जी अपन आर। आर है रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, पी नॉट निकालने का इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। D1 टाइम्स R माइनस जी अपन आर। जी क्या है यहाँ पे? जिस रेट से डिविडेंड बढ़ रहा है। दोस्तों 2 स्टेज मॉडल एज्यूम करता है कि आपका जो है एक्सेप्शनल ग्रोथ होगा सेट पीरियड के लिए, लेकिन उसके बाद आपका स्टेडी ग्रोथ हो जाएगा। जो मार्केट प्राइस पी नोट है ना, उसको निकालने के लिए आप एंटिसिपेटेड डिविडेंड को कंसीडर करेंगे D1 को, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट को कंसीडर करेंगे यानी G1 को, और जो शेयर का प्राइस होता है एक्सेप्शनल ग्रोथ पीरियड के एंड में इसको PN कहते हैं उसे कंसीडर करेंगे। तो पहला टर्म रिप्रेजेंट करेगा कि ग्रोइंग एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। एच मॉडल दोस्तों फ्यूलर एंड हेसिया का जो एच मॉडल है ये एज्यूम करता है कि अर्निंग ग्रोथ रेट में डिक्रीज होता है ओवर 2H ईयर टू स्टेबल ग्रोथ रेट GN। तो इसमें देखिए दोस्तों पी नोट निकालने के लिए आपके सामने ये फॉर्मूला है, इसको यूज करना है। एच मॉडल का एप्लीकेशन बुक में दे रखा है। एच मॉडल के रियलिज्म की बात करें तो ज़्यादा रियलिस्टिक है देन एब्रप्ट 2 स्टेज मॉडल, और ये आपके ग्रेजुअल ग्रोथ को प्रेडिक्ट करता है, ग्रेजुअल ग्रोथ के रेट को डिक्लाइन को प्रेडिक्ट करता है। इसका लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है हाई पे आउट कंपनी के लिए। जो हमारा 3 स्टेज मॉडल है ये 2 स्टेज और एच मॉडल को कंबाइन करता है। ये एज्यूम करता है कि हमारा जो इनिशियल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई होगा, उसके बाद लीनियर डिक्रीज होगा, उसके बाद हमारा स्टेडी लो ग्रोथ होगा। फिर जेनरिक और फ्लेक्सिबल मॉडल है हमारा, कोई पे आउट रेशियो का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करें तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है डीसीएफ मेथड से। ये वैल्यूएट करता है एसेट के वर्थ को, इसको सिमिलर मार्केट एसेट से कंपेयर करवा के। डैन एरली का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ह्यूमन जो है वैल्यू को रिलेटिवली एसेस करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म में एसेस नहीं करते। डिसीजन जो होता है वो रिलेटिव एडवांटेज के बेसिस पे ही लिया जाता है। कंपेरेटिव एसेट प्राइसिंग जो है कहता है कि जो सिमिलर एसेट है उनके पास कंपेरेबल वैल्यू होना चाहिए। ये एसेट के वर्थ को डिटरमाइन करेगा। आप कंपेरेबल सेल्स के प्राइस को एनालाइज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को बेचना है, तो आप 2 एकड़ का कंपेरेबल सेल देखेंगे कि ये अगर ये 2 एकड़ है तो इसको 1 एकड़ 5 लाख में बिक रहा है। तो इस बेसिस पे आप 5 एकड़ का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 25 लाख। तो यही होता है हमारा कंपेरेबल सेल्स मेथड। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव वैल्यूएशन और डीसीएफ की बात करें तो रिलेटिव वैल्यूएशन एक अल्टरनेटिव होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का। डीसीएफ प्रिंसिपल बहुत सारे रिलेटिव वैल्यूएशन इंडिकेटर्स के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं डीसीएफ प्रिंसिपल के अंदर। स्टेप क्या क्या होता है रिलेटिव वैल्यूएशन में? सबसे पहले सब्जेक्ट कंपनी पर रिसर्च कीजिए, प्रोडक्ट कैटलॉग, मार्केट सेक्टर, इनपुट, टेक्नोलॉजी, रेपुटेशन, इन सभी को आप एनालाइज कीजिए। दूसरी बात ये होती है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कंपेरेबल बिजनेस को। आप कंपेरेबल कंपनी को चूज कीजिए इंडस्ट्री के बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस पे, ऑपरेशन के बेसिस पे। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप 10 से 15 कंपनी को देखिए, उसमें से 3 से 4 को सेलेक्ट कीजिए जो कि सबसे क्लोजेस्ट है। उसके अलावा आपको एडिशनल रिसर्च करना पड़ेगा कंपेरेबल पे, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा प्रत्येक कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन को। पीवी देखिए, पीवाई मल्टीपल बेसिक की बात करें तो ये बेंजामिन ग्राहम और डेविड एल लॉर्ड ने स्टार्ट किया था। और पीवाई का फॉर्मूला याद रख लीजिए, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। उसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल डिटरमिनेंट पीवाई का जो होता है वो होता है 1 - b इंटू R -
ROE टाइम्स बी इंटू 1 माइनस बी। तो जो की फैक्टर होता है वो होता है 1 माइनस बी, जिसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि R से डिनोट किया गया है। तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको ROE से डिनोट किया गया है। तीसरा है प्लॉ बैक रेशियो जिसको B से डिनोट किया गया है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PY का फॉर्मूला पूछे, दो फॉर्मूला याद रख लीजिए, एक होता है मार्केट, तो प्राइस बाय अर्निंग तो होता ही है, इसको तो फॉर्मूला से PY से समझ जाइएगा। और दूसरा ये फॉर्मूला है जिसको 1 माइनस बी इंटू R माइनस ROE टाइम्स बी अपॉन 1 माइनस बी। दोस्तों सबसे पहले जो की फैक्टर है वो मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल भी बुक में दे रखा है क्यों हम PY रेशियो को यूज करें। सबसे पहले ये क्या है कि अर्निंग पोटेंशियल बहुत क्रूशियल होता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए। आपका यदि PY रेशियो कम होगा ना तो ये आउट परफॉर्म करेगा। चैलेंज क्या है कि हमारा जो नॉन रिकरिंग कंपोनेंट है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। PYV मल्टीपल की बात करें तो दोस्तों PY के साथ ये भी मल्टीपल होता है, इसको कहते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूएशन मैट्रिक है। इसका फॉर्मूला होता है ROE टाइम्स 1 माइनस बी इंटू R माइनस जी। अब आप पूछेंगे ROE क्या है? ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जी क्या है? जी होता है हमारा ग्रोथ। 1 माइनस बी क्या है? ये होता है हमारा डिविडेंड पे आउट। R क्या है? रिक्वायर्ड रिटर्न। इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए, इससे सवाल पूछा जाएगा। तो P नॉट बाई बी नॉट या P प्राइस बाय मल्टीपल का बेसिक्स है। पिछले बार इस पर केस स्टडी आया था इंटरप्राइज वैल्यू पे। दोस्तों PYV को हम लोग क्यों यूज़ करें? तो दोस्तों जो हमारा बुक वैल्यू है ना वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, जो कि आपके स्टेबिलिटी को ऑफर करता है। PYV मेथड ज़्यादा सुटेबल होता है जब आपका अर्निंग पर शेयर हाईली वेरिएबल हो या काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो, ठीक है। दोस्तों PYV मल्टीपल का ड्रॉबैक क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट को इग्नोर करता है। जैसे कि आपका ह्यूमन कैपिटल हुआ, ह्यूमन कैपिटल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं जब हम लोग PYV मल्टीपल को यूज करते हैं। जो इन्फ्लेशन है, जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, ठीक है, इन सभी को इग्नोर करता है। अब होता है PYS मल्टीपल यानी प्राइस टू सेल मल्टीपल। इसका फॉर्मूला होता है करंट स्टॉक प्राइस अपॉन रेवेन्यू पर शेयर। फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्टॉक का करंट प्राइस है उसको नोमीटर में डाल देना है और जो आपको रेवेन्यू पर शेयर मिल रहा है उसको डिनोमिनेटर में डाल देना है। PYS मल्टीपल, PYS रेशियो जो है आपके मार्केट वैल्यू को कंपेयर करता है एक्चुअल सेल से। ये हाईलाइट करता है कि कितना मार्केट पे कर रही है प्रत्येक सेल के लिए, यानी 1 रुपया का सेल हो रहा है ना तो मार्केट कितना पे कर रही है। दोस्तों ये जो हमारे इरेगुलर अर्निंग का इशूज है उसे एड्रेस करेगा, नेगेटिविटी को एड्रेस करेगा, जो मैनेजमेंट का कंसर्न है PYE से रिलेटेड उसे एड्रेस करेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और PYS की बात करें तो रिसर्च सपोर्ट करता है कि PYS एक यूजफुल टूल होता है इक्विटी के सिलेक्शन के लिए। यदि PYS, जिस फर्म की PYS कम होगी वो आउट परफॉर्म करेगा हायर PYS काउंटर पार्ट को। दोस्तों PYS यदि 1 है वो एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है, और यदि लोअर रेशियो है ये इंडिकेट करेगा आपके फेवरेबल डील में। अब एक और फॉर्मूला PYS का देख लीजिए, NPM इंटू 1 प्लस जी इंटू 1 माइनस बी इंटू R माइनस जी। तो यहाँ NPM होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, G होता है ग्रोथ रेट, डिविडेंड पे आउट होता है 1 माइनस बी, और रिक्वायर्ड रिटर्न होता है हमारा R। तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, PYS का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों हम PYS को यूज करें? क्योंकि दोस्तों जो हमारा सेल्स होता है ना वो मैनिपुलेशन से बहुत कम ससेप्टेबल होता है एज कम्पेयर टू EPS, यानी EPS जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है हमारे मैनिपुलेशन से। तो हम PYS को यूज़ तब भी कर सकते हैं जब हमारा EPS नेगेटिव हो। इससे क्या होता है कि हमारा एप्लीकेबिलिटी जो है बढ़ जाता है और जो रेवेन्यू है वो हमारा स्टेबल होता है। और ये जो PYS मल्टीपल है ये हमारे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज से बहुत कम अफेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है PEG रेशियो। PEG रेशियो मतलब क्या हो गया? प्राइस बाय अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। जो आपका PE रेशियो है ना उसको नोमिनेटर में डाल दीजिए और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। तो ये हमारा होता है PEG रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास जो मल्टीपल्स में कंपेरेबल वेरिएबल्स है, सबसे पहले PYE के लिए G यानी ग्रोथ रेट बहुत ज़रूरी है। PYB के लिए ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़रूरी है जो कि की वेरिएबल होता है, और PYS के लिए NPM यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों PYS मल्टीपल और लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो हमारा जो रियल वर्ल्ड एविडेंस सजेस्ट करता है कि PYS का जो वेरिएशन है ना वो लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मॉडिफाइड मल्टीपल की बात करें तो होता है PSM। PSM का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट टू द सेल को नोमिनेटर में डाल दीजिए और NPM को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। उसके अलावा हमारा वैल्यू रेशियो होता है। देखिए PG को कैसे इंटरप्रेट कीजिएगा, तो PG यदि 1 से कम है ना मतलब आपका अंडर वैल्यूएशन है, PG यदि 1 से ज़्यादा है मतलब
आपका ओवर वैल्यूएशन है, प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलेटिव पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये मेजर करता है किसी कंपनी के पीई रेशियो को मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में। तो रिलेटिव पीई का फॉर्मूला होता है करंट पीई रेशियो ऑफ द फर्म बाय करंट पीई रेशियो ऑफ द मार्केट। तो यदि हमारा जो रिलेटिव पीई होता है वो हमारा एक्चुअल पी रेशियो से सिमिलर होता है, और रिलेटिव पी रेशियो मॉडल की यदि हम बात करें तो उसमें जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पे आउट रेशियो आएगा, ग्रोथ रेट आएगा, दोनों फर्म के लिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आएगा। ग्रोथ रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिलेटिव पीई पे, जैसे जैसे मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारा जो पी बाई ई रेशियो का जो स्प्रेड है वो क्या होता है, वाइड होता है। और दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मॉडल की बात करें तो इसके अंदर ईवी अपॉन ईवी आई टी डी है, ईवी अपॉन ईवी आई टी, ईवी अपॉन एफ सी एफ एफ, ईवी अपॉन बीवी, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मॉडल के बीच में। एफ सी एफ एफ कितना वोलेटाइल है, ठीक है, तो एफ सी एफ एफ ज़्यादा वोलेटाइल होता है क्योंकि आप कैपेक्स और NWC को कंसीडर करते हैं। ईवी आई टी डी मल्टीपल जो है पॉपुलर है, चाहे वो इनॉकरेट प्रॉक्सी क्यों ना हो एफ सी एफ एफ का। यदि हम ईवी आई टी डी वर्सेज एफ सी एफ एफ की बात करें तो ईवी आई टी डी आपको एक अच्छा एस्टिमेट प्रोवाइड करता है प्री टैक्स कैश फ्लो का कंपनीज के लिए जिसके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू है एग्जिस्टिंग एसेट से। ईवी आई टी डी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ये ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू एफ सी एफ एफ जो कि हाईली वेरिएबल होता है। ईवी अपॉन ईवी आई टी मल्टीपल की बात करें तो ईवी अपॉन ईवी आई टी रेशियो जो है आपके एंटरप्राइज के वैल्यू को मेजर करेगा रिलेटिव टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, जो कि इसका नाम में लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है 1 - T इंटू 1 - री इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाई WACC माइनस जी। ठीक है, आपके बुक में इस पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी अपॉन FCFM मल्टीपल की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन WACC माइनस जी। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल सिलेक्शन इम्पैक्ट आपके मल्टीपल्स का जो चॉइस है ना, ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है वैल्यूएशन को अलग अलग रिजल्ट से। आपके बुक में अश्वत्थ दामोदरन का एक प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन केस स्टडी दिया हुआ है इससे रिलेटेड। साइनिकल व्यू की बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम मल्टीपल अलाइनिंग को चूज करें प्री कंसीव्ड नोशन के साथ। इससे क्या होगा कि मैनिपुलेशन का परसेप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा एनालिसिस ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो कॉशन हमें लेना पड़ेगा ताकि अनइंटेंडेड बाइसेस को अवॉइड कर सकें। एनालिस्ट का प्रेजुडिसेस भी होता है, एनालिस्ट का बाइसेस होता है, वो आपके वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। अप्रूवल जज चाहिए होगा ताकि आप मल्टीपल को चूज करें। फिर दोस्तों ब्लगियन व्यू क्या कहता है कि आप मल्टीपल को यूज़ करें ताकि कॉर्पोरेशन के वैल्यूएशन को कंक्लूड कर सकें। बेस्ट मल्टीपल की बात करें तो फंडामेंटल मेथड सजेस्ट करता है कि आप वेरिएबल को वो वेरिएबल यूज करें जो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होगा कंपनी के वैल्यू से। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर रेग्रेशन मल्टीपल्स आते हैं अगेंस्ट रेलिवेंट फंडामेंटल। बुक वैल्यू अप्रोच एक सिंपल मेथड है ताकि मार्केट वैल्यू आप पता कर सकें बैलेंस शीट के डेटा के माध्यम से। दो फंक्शनली इक्वल मेथड होते हैं बुक वैल्यू के। पहला होता है कि इन्वेस्टर क्लेम को डायरेक्ट टैली करें या जो हमारा नॉन इन्वेस्टर क्लेम है उसे टोटल एसेट से सब्ट्रैक्ट कर लें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, इसको हम लोग हाईली लिक्विड एसेट के रूप में वैल्यूएशन करते हैं। डेटर के रूप में डेटर के बारे में बात करें, इनका वैल्यूएशन होता है फेस वैल्यू पे। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा डॉटफुल डेट का प्रोविजन होता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं क्रेडिट वर्दिनेस कंसर्न के लिए। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल को वैल्यू किया जाता है मोस्ट रिसेंट एक्विजिशन कॉस्ट पे। जो हमारे WIP होते हैं यानी वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, इसको ये बेस हो सकता है कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। अदर करंट एसेट की बात करें तो डिपॉजिट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूवल हो गया, इन सभी को बुक वैल्यू पे वैल्यूएशन किया जाएगा। नॉन करंट एसेट में जैसे लैंड हो गया हमारा, तो लैंड को वैल्यू किया जाएगा यदि वो अनइनहैबिटेटेड हो। बिल्डिंग और सिविल वर्क को वैल्यू किया जाएगा डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करके। प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू किया जाएगा बाय कंपेयरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द सिमिलर, मतलब सिमिलर यूज एसेट का जो मार्केट प्राइस है उसको कंपैरिजन करके प्लांट और मशीनरी को वैल्यूएशन करेंगे। इंटेंजिबल फिक्स एसेट को वैल्यू किया जाएगा फेयर मार्केट प्राइस पे। यदि हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट की बात करें, नॉन ऑपरेटिंग एसेट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक्सेस लैंड, ऑकेजनली यूज बिल्डिंग, इन सभी को वैल्यू किया जाता है ट्रू मार्केट वैल्यू के अप्रोच पे। एडजस्टेड बुक वैल्यू का आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बुक वैल्यू को एडजस्ट करना लिक्विडेशन के पर्पस के लिए, तो जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू का और लिक्विडेशन में, वो होता है हमारा एडजस्टिंग बुक वैल्यू। आप एज्यूम करते हैं कि ये एज्यूम करता है कि एक्टिव सेकेंडरी मार्केट होगा या एजुकेटेड गेस होगा एसेट सेल के लिए। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये कंपनी को वैल्यू करता है एक सेपरेट सेलेबल एसेट के फॉर्म में। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं कि जो हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं ना, उसमें एक्टिव मार्केट ट्रेडिंग नहीं के बराबर होगा, और ये क्या करेगा कि आपके एक्यूरेट वैल्यूएशन को चैलेंज करेगा। मार्केट वैल्यू हो सकता है कि आपके ट्रू एसेट वैल्यू को रिफ्लेक्ट ना करें क्योंकि मार्केट इनएफिशिएंट है। मार्केट वैल्यू जो है आपके एसेट वैल्यू से अलाइन ना करे कंपनी के स्पेसिफिक यूज में, ये सभी चैलेंजेस हैं। ठीक है,
तो बुक वैल्यू अप्रोच में कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारे जो अनएडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच है वो सुटेबल होता है रेयर केसेस में, जैसे कि रेगुलेटेड कॉस्ट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लिक्विडेशन वैल्यू, एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच, ये सभी ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, स्टॉक एंड डेब्ट अप्रोच की बात करें तो ये कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। आप कैसे डिटरमाइन करेगा कि सारे आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ के मार्केट वैल्यू को जोड़कर, जितने भी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ हैं सभी के मार्केट वैल्यू को जोड़ लीजिए तो आपके कंपनी की वैल्यू को आप डिसाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग मार्केट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं, स्टॉक एंड डेब्ट अप्रोच को मार्केट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। आपके बुक में BML लिमिटेड का एग्जाम्पल दे रखा है। इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, ब्रांड नेम, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आएंगे। कुछ पैटेंट में का क्लियरली मॉनिटरी वैल्यू होता है, अदर लाइक ब्रांड रेपुटेशन का लिस्ट टेंजिबल होता है। वैल्यूएशन की बात करें तो जो कमर्शियल एसेट है, जो कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन्हें वैल्यू किया जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। सॉफ्टवेयर, स्पेक्ट्रम, ये सभी इंटेंजिबल फिक्स एसेट को कंसीडर करते हैं। और कुछ चैलेंजेस भी हैं। हिस्टोरिकल सीट की बात करें तो अब पहले जो कंपनी हुआ करती थी उनका वैल्यूएशन होता था फिजिकल एसेट के लिए। ठीक है, जो मॉडर्न वन है जैसे कि एप्पल या अमेजॉन, ये अपने वैल्यू डिराइव करते हैं इंटेंजिबल से। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इसके अंदर ब्रांड रिकॉग्निशन, पैटेंट, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंस, ये सभी आते हैं। मार्केट का इम्पैक्ट की बात करें तो इंटेंजिबल जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट के वैल्यूएशन में, जो कि आपके PYE, EV अपॉन EV या TTM मल्टीपल को इम्पैक्ट करते हैं। मार्केट ट्रेंड 1975 से लेकर 2015 तक इंटेंजिबल एसेट का प्रोपोर्शन तथा मार्केट वैल्यू में वो 17% से बढ़कर 84% हो गया। ठीक है, जुलाई 2020 में जो इंटेंजिबल एसेट है वो 90% ऑफ द S&P 500 मार्केट वैल्यू को अकाउंट करता है। कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो पैंडमिक ने आपके जो इन मार्केट शेयर ऑफ द इंटेंजिबल एसेट मार्केट वैल्यू था इसे बढ़ा दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो चार्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द S&P 100 का इंक्रीज जो हुआ है ये हाईलाइट करता है कि इंटेंजिबल एसेट कितना ज़्यादा ग्रो हुआ है। 2019 में दोस्तों इंटेंजिबल एसेट जो है $26.6 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट किया था, जो कि हमारा $19.5 ट्रिलियन के का जो लिमिट था उसे क्रॉस कर लिया। वैल्यूएशन चैलेंज की बात करें तो अकाउंटेंट का जो लिमिटेशन है इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू करने का, इसने वैल्यूएशन एक्सपर्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। अकाउंटिंग प्रेशर की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, अकाउंटिंग प्रेशर जो है अकाउंटेंट पे प्रेशर है ताकि वो इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर देंगे। कैश फ्लो जनरेटिंग इंटेंजिबल की बात करें तो आप इंटेंजिबल को इवैल्यूएट करते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट से अटैच है, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इसके अंदर आप कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं ओवर फाइनाइट लाइफ स्पैन। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस वैल्यूएशन की बात करें तो इसके लिए दो मेथड है। पहला है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तो दो मेथड होता है आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन और एक होता है रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, तो जो आपका चैलेंज है इसके अंदर एक्सक्लूसिव राइट लिमिट, टाइम लिमिट, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट और इन्फ्रिंजमेंट, ये सभी आपके चैलेंजिंग चैलेंजेस हैं। फाइनेंशियल फ्रेंचाइज वैल्यूएशन की बात करें तो फ्रेंचाइज वैल्यूएशन, फ्रेंचाइज ऑनर जो है ऑनर्स ग्रांटेड राइट टू प्रमोट एंड सेल ब्रांडेड गुड्स एंड सर्विसेज। चैलेंज क्या है फ्रेंचाइज वैल्यूएशन में कि कंसिडरेशन के अंदर कॉस्ट मॉनिटर करना, पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट देखना जो कि आपके वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करते हैं। कैश फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस है, कैश फ्लो जनरेट किया जाता है एक्सक्लूसिव राइट के द्वारा, ये बहुत क्रूशियल है ताकि आप इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को डिसाइड कर सकें। फ्रेंचाइज ऑपरेशन की बात करें तो फ्रेंचाइज यानी इंडिविजुअल बायर, वो फ्रेंचाइजर यानी मैकडोनाल्ड को इनिशियल या ऑनगोइंग फी पे करते हैं ब्रांड को यूज़ करने के लिए। ये डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल को यूज़ करते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल एसेट से सिमिलर होता है। आपके डिस्काउंट रेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो मेथड को अडेप्ट कीजिए जिसको इक्विटी, डेब्ट, कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है रियल एस्टेट में। कंसीडर कीजिए स्पेसिफिक एडजस्टमेंट को। वैल्यूएशन चैलेंज की बात करें तो ये एक यूनिक होता है कि आप चैलेंज को एस्टिमेट करें एग्जिस्ट फॉर रियल एस्टेट। कॉमन एस्पेक्ट रियल एस्टेट हो या फाइनेंशियल एसेट हो, दोनों अपने वैल्यू को डिराइव करते हैं कैश फ्लो से, ग्रोथ रेट से और एसेट रिस्क से। DCF का रियल एस्टेट में वैल्यूएशन क्या होता है, आप DCF जो है सिमिलर टू फाइनेंशियल एसेट को अप्लाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फैक्ट्री। आप देखिए रियल एस्टेट में फैक्टरिंग इन रिस्क, कैश फ्लो एंड एसेट लाइफ स्पैन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिस्काउंट रेट को एस्टिमेट करना, तो ये पॉइंट देख लीजिए। रिस्क एंड रिटर्न मॉडल, ये आपके मॉडिफाई करता है मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रियल एस्टेट। डाइवर्सिफिकेशन चैनल क्वेश्चन करता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर कैन इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई टू लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड लोकलाइज एक्सपर्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रियल एस्टेट, CAPM को अप्लाई कीजिए, मल्टी फैक्टर मॉडल को अप्लाई कीजिए। बीटा असेसमेंट फॉर रिस्क कैलकुलेशन। डिबंकिंग डाइवर्सिटी चैलेंज, इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिकली फोकस ऑन रियल एस्टेट जो कि विच इज सिमिलर टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसल्टेशन। दोस्तों रियल एस्टेट रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो चैलेंज होता है आप रियल एस्टेट रिस्क पैरामीटर को मेजर करने में, जैसे कि मार्केट बीटा एंड फैक्टर बीटा इन CAPM एंड मल्टी फैक्टर मॉडल्स।
स्टार्टअप फर्म्स की वैल्यूएशन की बात करें तो आप स्टार्टअप को वैल्यू कीजिए लिमिटेड हिस्ट्री के साथ। नया टेक्नोलॉजी जो है चैलेंज पोज करता है। इन्फॉर्मेशन कंस्टेंट की बात करें तो वैल्यूएशन कंप्लीटली रिलाई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हिस्टोरिकल डेटा में और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वेरी करेगा। चॉइस जो है नीडेड होगा ताकि आप इन्फॉर्मेशन टाइप को बैलेंस कर सकें। स्टार्टअप को वैल्यू करने में क्या क्या चैलेंज है? लिमिटेड हिस्ट्री होना, इन्फॉर्मेशन डिफिकल्टीज होना, इमर्जिंग इकोनॉमिक बिजनेस, फिर पायनियरिंग कंपनीज जो है कॉम्पिटिटर को लैग करते हैं या पीयर ग्रुप को लैग करते हैं वैल्यूएशन के लिए। एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टअप वैल्यूएशन, तो आप करंट स्टैंडिंग को एसेस कीजिए। ये रिसेंट डेटा पर रिलाई करेगा कंपनीज के लिए जिसके पास फ्लक्चुएटिंग अर्निंग है। आप रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट कीजिए। ये एंटिसिपेट करेगा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर यंग कंपनी, चैलेंजिंग इन सस्टेनिंग ग्रोथ। एक्नॉलेज करेगा डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग हाई ग्रोथ रेट। आप देखिए एक्सपेक्टेड रीइन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रीइन्वेस्टमेंट होता है एक्सपेक्टेड चेंज इन रेवेन्यू सेल अपॉन कैपिटल एक्सपेक्टेड रीइन्वेस्टमेंट, या इसको कह सकते हैं सेल्स अपॉन कैपिटल एक्सपेक्टेड। दोस्तों फिर इसके बाद स्टेबल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला दे रखा है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है नई कंपनी के लिए, इसमें सबसे पहले आता है सिंथेटिक एरोडिंग, नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ओवर टाइम। फर्म की वैल्यूएशन की बात करें तो पहला होता है ट्रेडिशनल वैल्यूएशन प्रोसेस। ये प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इनपुट को अप्लाई करेगा ओवर द टाइम ताकि कैश फ्लो को आप एस्टिमेट कर सकें। जो वैल्यूएशन होता है सबसे पहला आता है कैश फ्लो डायनेमिक्स। इसके अंदर अर्ली नेगेटिव कैश फ्लो किसी नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी के कारण और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट के कारण इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पॉजिटिव कैश फ्लो बाद में होती है, जैसे मार्जिन इंप्रूव होता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज होता है। टर्मिनल वैल्यू का सिग्निफिकेंस डिपेंड करता है ग्रोथ पे और मार्जिन एजम्पशन पे ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड। नेक्स्ट होता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ एजम्पशन, तो ये आपके पोटेंशियल फेलियर को एड्रेस करेगा। इट एड्रेस प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ फेलियर। वैल्यूएशन फॉर्मूला की बात करें तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इंटू डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इंटू डिप्रेस्ड कैश फ्लो। नॉन ऑपरेटिंग एसेट के अंदर लिक्विड एसेट आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा, होल्डिंग एंड अदर बिजनेस आएगा। यंग कंपनी अपने कैश को क्विकली बर्न कर लेती है और रिपोर्ट करती है कैश बैलेंस को मे नॉट बी करेंट। वैल्यूएशन ऑफ कंपनी विद नेगेटिव और लो अर्निंग, पहला होता है इक्विटी वैल्यू एस्टिमेशन। तो जो नॉन इक्विटी क्लेम है मैच्योर्ड कंपनी के लिए उसे सेपरेट कर लीजिए। नई कंपनी के लिए प्रिफर्ड इक्विटी क्लेम को कंसीडर कीजिए। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल की बात करें तो ऑप्शन प्राइसिंग को यूज़ कीजिए और स्टैंडिंग इक्विटी ऑफ ऑप्शन से। फॉर्म विद नेगेटिव लर्निंग। सो फ्रेंड्स